तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिस्ट्री के अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले वाले अध्याय में मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान को भरने वाला जो है उसे मैंने समाप्त कर दिया था। और आज के इस वीडियो में ये जो आप देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कि ये जो 5 प्रश्न है ये वाला, साथ साथ दीर्घ उत्तरीय के जो ये 5 प्रश्न है ये, इसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा कर आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट, बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा अगर लगेगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसका जो पार्ट 1 था वो अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूं, वहां से क्लिक करके आप देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, प्लेलिस्ट से पढ़िएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। यानी कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ है, धीरे धीरे जो फ्रांस था वो हिंद चीन को अपने कब्जा में कैसे ले लिया, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि 1862 ईस्वी में फ्रांस ने कोचीन चीन को अपने अधीन कर लिया। फिर क्या हुआ था, 1863 ईस्वी में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया। उसके बाद 1884 ईस्वी में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। और उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ था, तो 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। यानी कि 20वीं शताब्दी प्रारंभ होते होते फ्रांस क्या किया, हिंद चीन के जितने भी क्षेत्र थे सभी को अपने अधीन कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा कि किस डेट में किसको अपने अधीन किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 नंबर का होगा, आप लोगों को इसी तरह से लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आप लोगों के समक्ष, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। ये जो है ना स्टूडेंट काफ़ी खतरनाक हथियार है। ठीक है, कौन कौन, तो पहला है रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज का वर्णन करने के लिए कहा गया है। रासायनिक हथियार जिसे हम लोग नापाम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग कि रासायनिक हथियार जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नापाम कहते हैं। ठीक है, नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नापाम क्या है, यानी कि रासायनिक हथियार क्या है, तो एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ, किसके साथ, अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है। जो हम लोग का त्वचा होता है ना, स्किन होता है ना, उससे ये चिपक जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, चिपक जाता है और जलता रहता है। ठीक है, वो जलते रहेगा। यानी कि जब वो आपके त्वचा से जब चिपक जाएगा ना तो वो जलते रहेगा। आप पानी वगैरह कुछ भी डालिएगा तो नहीं बुझेगा। तो सोचिए वो कितना खतरनाक हथियार होता था। ठीक है, जलता रहता था। इसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया था। किसका प्रयोग, तो रासायनिक हथियार यानी कि नापाम का प्रयोग अमेरिका किया था किस पर, तो वियतनाम पर किया था। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का कंपाउंड होता था जो कि गैसोलीन के साथ मिलकर, ठीक है, एक मिश्रण तैयार करता था। और जब ये त्वचा पर चिपक जाता था ना तो जलते रहता था। ठीक है, सोचिए जब जलेगा तो कितना दर्द होगा। ठीक है, जलते रहता था। और अमेरिका, आपको पता ही होगा कि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो एक देश दूसरे देश को पूरा तरीका से बर्बाद करने का प्रयास करता है। ठीक है, वही यहाँ पर किया गया। ठीक है, वियतनाम पर इसका प्रयोग कर दिया। फिर है एजेंट ऑरेंज। यह एक जहर था। यानी कि एजेंट ऑरेंज क्या था, तो यह एक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियाँ झुलस जाती थी। यानी कि जब इसको आप पेड़ या पौधों पर डाल देंगे ना तो वो उसकी जो पत्तियां हैं वो झुलस जाएगी। जिस प्रकार आप लोग खेतों में देखते होंगे कि किसान वगैरह कैसे स्प्रे करके जो है कि उसको सुखा देता है, तो कैसे देखते होंगे आप लोग, कैसे पूरा झुक जाता है ना, उसी तरह से झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगल को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जंगल को अगर पूरा तरीका से ख़त्म करना है तब एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया जाता था। और एजेंट ऑरेंज ये नाम कैसे पड़ा, तो देखिए इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्राम में रखने के कारण, यानी कि
एजेंट ऑरेंज को ऑरेंज पट्टी में रखा जाता था, पट्टी वाले ड्राम में रखा जाता था। इसी कारण जो है कि स्टूडेंट इसका नाम जो है ना यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए आप, इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखने के कारण एजेंट ऑरेंज पड़ा। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया था और अमेरिका ने भी इसका इस्तेमाल कहाँ किया था? वियतनाम पर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का कि हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त परिचय दे। यानी कि ये जो हो ची मिन थे इसके बारे में संक्षिप्त का अर्थ होता है शॉर्टकट में छोटा सा एक परिचय देने के लिए कह रहा है। तो आप लोग इस तरह से अगर लिखते हैं तो 2 में 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। हो ची मिन वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। हो ची मिन कौन थे स्टूडेंट? तो वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। 1917 ईस्वी में हो ची मिन ने पेरिस में, कहाँ पर? पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है। ठीक है, पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। ठीक है, 1925 में ये क्या किए थे? वियतनामी क्रांति का गठन भी किया था। और 1930 ईस्वी में हो ची मिन ने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। हो ची मिन के नेतृत्व में उत्तर वियतनाम सरकार बनी। और किसके नेतृत्व में? तो याद रखना है कि हो ची मिन के नेतृत्व में ही उत्तरी वियतनाम का सरकार बना था स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग का 3 नंबर का भी होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं कि हो ची मिन मार्ग क्या था। ये प्रश्न तो एग्जाम में पता नहीं बार बार क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ लीजिए। हो ची मिन मार्ग उत्तरी वियतनाम से चलकर लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है समझ गए? जाता है। इस मार्ग से वियतनामी सैनिकों को रसद पहुंचाया जाता था। यानी कि हो ची मिन मार्ग के द्वारा ही जो है स्टूडेंट वियतनामी सैनिकों को रसद बोले तो इन्फॉर्मेशन, साथ साथ सामान वगैरह, सामग्री, ये बहुत कुछ होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, रसद पहुंचाया जाता था। अमेरिका इसे क्षतिग्रस्त करने का कई बार प्रयास किया लेकिन असफल हो गया। जब अमेरिका को पता चला कि वही मार्ग के द्वारा जो है कि रसद, सामग्री वगैरह, सामान वगैरह पहुंचाया जाता है, तो अमेरिका सोचा कि हम क्यों ना इसे तोड़ के हटा ही दे, ताकि इस पर कोई भी व्यक्ति उस से जा नहीं सके। ठीक है, कोई भी वियतनामी उस मार्ग से होके जा नहीं सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप लिखेंगे एग्जाम में। अब हम लोगों का 5वां नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? चर्चा करें। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। चर्चा करें। जैसे कि आप लोग स्कूल में क्या करते हैं, जब हम लोग स्कूल में 9 बजे जाते हैं या सुबह मॉर्निंग स्कूल है तो 6 बजे जाते होंगे आप लोग, तो घंटी जब लग जाता है फिर भी कैसे घुसते हैं? जुगाड़ लगा लेते हैं ना। उसी तरह अमेरिका भी था, धीरे 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 किसी तरह घुस ही गया। तो देखिए कैसे अमेरिका घुसा, तो देखते हैं। अमेरिका शुरुआत में फ्रांस को सहयोग कर रहा था। अमेरिका क्या कर रहा था? शुरुआत में फ्रांस को सहयोग कर रहा था, लेकिन हिंद चीन में साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका हिंद चीन में हस्तक्षेप किया। ठीक है, नरोत्तम सिहानुक अमेरिका से राजनीतिक बंधन तोड़कर चीन और रूस से मदद ले रहे थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव बढ़े, इसलिए अमेरिका हिंद चीन में घुसा। और इसलिए ये कहाँ घुस गया? हिंद चीन में घुस गया, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि वहाँ पर यानी कि हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव हो, इसलिए वो वहाँ पर घुस गया। ठीक है, कहाँ पर? तो हिंद चीन में वो घुस गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न था समाप्त होता है। अब हम लोगों के बीच 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अब हम लोग इसे भी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब हम लोगों के बीच
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी होते हैं ना, उनका जवाब हम लोगों को 150 शब्दों में देना होता है। और याद रखेंगे आप लोग कि 150 शब्द में जब आप उसका उत्तर दीजिएगा तो मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 5 नंबर मिलेगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अर्थ ये होता है कि उसका जवाब आपको दीर्घ में देना है। ठीक है, और इस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है हम लोगों का, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो आप ये समझिए पहले कि उपनिवेश क्या होता है। जब कोई बड़ा देश या शक्तिशाली राष्ट्र अपने ताकत के बल पर किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बना लेता है तो वही उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला है कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला था कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। ठीक है, यानी कि ये जो फ्रांस है ना, वो हिंद चीन को क्या कर लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था। क्या बना लिया था, उपनिवेश बना लिया था, ताकि डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर दूसरा उद्देश्य था, फ्रांस को उपनिवेश से कच्चा माल की आपूर्ति होती थी। यानी कि फ्रांस जब हिंद चीन को अपना उपनिवेश बना लिया था तो वहाँ से उसको कच्चा माल की आपूर्ति होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। ठीक है, और तीसरा कारण था कि पिछड़े समाज को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। तो स्टूडेंट यही 3 उद्देश्य था। आप लोग इसे अच्छा तरीका से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सब एग्जाम में स्टूडेंट फंसता है और आपको जवाब भी देना होता है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका रूह तक कांप जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही घिनौना करतूत था अमेरिका के द्वारा। माइली गांव की घटना क्या है स्टूडेंट, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। माइली गांव की घटना के बारे में। माइली गांव दक्षिणी वियतनाम की एक गांव था, जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरी गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। ठीक है, पूरे गांव को घेर लिया और पुरुषों को क्या कर दिया, मार डाला। औरतों बच्चियों को बंधक बोले तो गुलाम पकड़ के रख लिया था। ठीक है, बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी गई। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। इस घटना के कारण अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। इसी घटना के बाद अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूची योजना की घोषणा की थी स्टूडेंट। ठीक है, तो समझ में आया माइली गांव का घटना क्या था। माइली गांव का घटना पहले आप ये समझिए, जो माइली गांव था ना, ये दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। माइली जो गांव था, माइली गांव ये कहाँ का गांव था, तो दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। और अमेरिकी सेना ने वहाँ के लोगों को जो है ना वियतनाम का क्या मान लिया, समर्थक मान लिया, यानी कि वियतनाम को सपोर्ट करने वाला मान लिया और पूरे गाँव को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा करके वहाँ के जितने भी पुरुष थे, ठीक है, जेंट्स था, उसको मार दिया और वहाँ पर औरत और बच्चियों को सब पकड़ लिए और उसको कई दिनों तक सामूहिक सब मिलके, ठीक है, कई दिनों तक उनके साथ बलात्कार किया गया। जब इनका पूरा हवस खत्म हो गया स्टूडेंट, तो उस गांव को क्या कर दिया गया, पूरा आग लगा दिया गया और उन्हीं लाशों के बीच बचा एक बूढ़ा बच गया, जो इस घटना के बारे में सभी को बताया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसी घटना के बाद अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूची योजना की घोषणा कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर माइली गांव का घटना अगर फंसता है तो आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, सोचिए स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का कि राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन में शांति के बंधन के 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो राष्ट्रपति निक्सन थे वो माइली गांव में जो घटना हुआ था उसके बाद निक्सन ने हिंद चीन में शांति बनाए रखने के लिए 5 सूत्री योजना का क्या किया स्टूडेंट, लागू किया। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा उसी के बारे में यहाँ पूछा है। तो इसका उत्तर आप लोग इस तरह से देंगे कि अमेरिका ने नए राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री
योजना की घोषणा की। किसकी घोषणा की? 5 सूत्री योजना की घोषणा की। पहला है कि हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहें। दूसरा है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसका दूसरा प्रभाव था। दूसरा है स्टूडेंट, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, यानी युद्ध का पूरा देखरेख कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा है कि इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। और चौथा है हम लोगों का कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी, यानी कि जब युद्ध नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का लड़ाई नहीं होगा। और पांचवा है युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। तो ये 5 सूत्री योजना का पांचों योजना था स्टूडेंट, एवं इसका क्या प्रभाव पड़ा यहाँ देख सकते हैं आप, क्या प्रभाव पड़ा उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग कि हिंद चीन ने इस 5 सूत्री योजना को अस्वीकार कर दिया। जो हिंद चीन था बोला कि हम नहीं मानेंगे इस योजना को, अस्वीकार कर दिया। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना बनाई। तो वो सोचा कि निक्सन कि 5 सूत्री योजना नहीं माना तो कहीं 8 सूत्री योजना मान लेगा, इसीलिए उसमें 3 योजना को और बढ़ा दिया। ठीक है, 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया। वियतनाम बोले कि हम इसे भी नहीं मानेंगे, इसे भी खारिज कर दिया। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध जारी रहा, और दोनों के बीच युद्ध क्या रहा? जारी रहा। फरवरी 1973 को पेरिस बोले तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। इस तरह उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम का 1975 में फिर से क्या हो गया? एकीकरण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आप लोग इसी तरह। अब आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है हम लोगों का कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। यानी कि जब हिंद चीन पर फ्रांस उसको क्या कर लिया था? अपने अधीन ले लिया था, तो उसका काफ़ी शोषण किया, लेकिन शोषण के दौरान जो है ना उसका सकारात्मक कार्य भी वो किए थे, यानी कि कुछ अच्छा भी किए थे। तो क्या किए थे उसी के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ने के लिए नहरों एवं जल निकासी समुचित प्रबंधन किया और दलदल भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया, जिसके कारण वियतनाम तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यात देश बन गया। देखिए उसका शोषण तो किया, तो शोषण के साथ साथ क्या किया? वहाँ के जितने भी नहर थे, ठीक है, नहर वगैरह थे, साथ ही साथ दलदल भूमि थे, जंगल वगैरह जहाँ जहाँ था ना वहाँ पर क्या किया? जैसे जंगल है अगर, तो जंगल क्या रहेगा? वहाँ पर जंगल रहेगा झूठ मूठ का, तो उसको क्या किया? वहाँ फ्रांसीसी लोग वहाँ पर उसको उपजाऊ बना दिया, वहाँ पर जो है ना खेती करने योग्य भूमि बना दिया, जिसके वजह से क्या हुआ? जिसके वजह से आप लोग याद रखेंगे, जिसके कारण वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन गया। और वहाँ पर इतना ज़्यादा चावल का उत्पादन होने लगा कि चावल को दूसरे देश को भेजना पड़ गया स्टूडेंट। क्योंकि वहाँ फ्रांस क्या किया था? जितना भी दलदल वगैरह था, नहर वगैरह, जो कि ज़मीन ऐसे समझिए जो ज़मीन खाली पड़ा रहता था, वहाँ पर वो क्या किया? वहाँ पर उस भूमि को उपजाऊ बनाया, और उपजाऊ बनाने के बाद वहाँ पर अच्छा खासा खेती होने लगा। और वियतनाम जो है स्टूडेंट पूरे विश्व में चावल के निर्यात में तीसरा बड़ा देश बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट, फ्रांस ने काफ़ी अच्छा किया। फिर देखिए दूसरा में है कि फ्रांसीसियों ने उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया। कौन? फ्रांस ने। कहाँ से? दक्षिणी हिंद चीन तक। कहाँ से लेके याद रखिएगा? उत्तर से दक्षिणी हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का एक जाल बिछा दिया। तो आखिर बहुत अच्छा वाली बात है ना, फ्रांस देखिए कितना कुछ करता है। फिर तीसरा में है फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, यानी फ्रांसीसी ने वहाँ के जितने भी हिंद चीन के लोग थे फ्रांसीसियों को क्या करने लगा? एजुकेशन प्रोवाइड करवाने लगा। इसी तरह से हम लोग का ये चौथा नंबर का भी प्रश्न होता है समाप्त। आप क्या कीजिएगा? वीडियो को रोक के सभी प्रश्न को उतार लीजिएगा। अब हम लोगों का पांचवा नंबर का प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसको भी। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ उसी का वर्णन करना है। तो
हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास निम्न प्रकार से हुआ। किस प्रकार से हुआ, तो यहाँ पर देखिए नंबर वाइज है, यहाँ पर दिया गया, आप लोग इसको देखिए और नोट कीजिए। पहला है कि 1930 ईस्वी में फान बोई चाऊ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग था। जिसका नेता कौन था, कुआंग था। फिर दूसरा है कि फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दिया। ठीक है। तीसरा है हम लोगों का कि 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना एवं हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। और हम लोग का चौथा होगा कि राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन्ह, क्या है नाम याद रखिएगा, फान चू त्रिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन के राज्यतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। और पांचवा है कि जापान में शिक्षा प्राप्त किए छात्रों ने फान चू त्रिन्ह के विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम कवान फक होई नामक संगठन की स्थापना की। तो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे सभी के सभी प्रश्न होते हैं समाप्त। अब हम लोग अध्याय 4 में मिलते हैं। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग उस अध्याय को भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।